नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस थर्ड फ्रंट की आहट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो सियासी घमासान है वो शुरू हो चुका है, सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस के साथ तीसरा मोर्चा भी कहीं ना कहीं दमदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। और उस तीसरे मोर्चे की अगर हम बात करें तो तीसरे मोर्चे में तमाम सारे जो छोटे छोटे दल हैं वो संगठित हो रहे हैं, वो एक हो रहे हैं और उन्होंने मोर्चा खोला है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि तीसरे जो मोर्चे की आहट है वो किस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत में, राजनीति में किस तरह से असर डालती है, क्या कुछ उसको लेकर उस थर्ड फ्रंट की तैयारी है। अगर हम बात करें जेएस के साथ भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, पिछड़ा मोर्चा उसके घटक होंगे। इसके साथ ही जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो फार्मूला एक तैयार किया गया है, तीसरा मोर्चा आदिवासी सीएम और 3 डिप्टी सीएम दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक के फार्मूले पर चुनाव में उतरने की तैयारी में है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। ये मोर्चा असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी साथ लाने की तैयारी है। तो जो तमाम छोटे छोटे दल हैं, तमाम सारे जो घटक हैं, उनको जोड़कर ये जो थर्ड फ्रंट जिसकी चर्चा आज आईएनडी एनालिसिस में हम कर रहे हैं उसकी तैयारी में है। और ये देखना होगा कि इनकी तैयारी किस तरह से है और ये कौन से इनके साथ दल एक होकर आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या कुछ फार्मूला इसके लिए इन्होंने तैयार किया है और एमपी में कितना असर दिखाएगा थर्ड फ्रंट, ये भी एक बड़ा मसला है। तीसरे मोर्चे से किसे नफा और किसे नुकसान हो गया। जयस भीम आर्मी बना रहे हैं रणनीति, जिस तरह से हमने आपसे जिक्र किया। एमपी में बन रहा गैर कांग्रेस गैर भाजपा वाला तीसरा मोर्चा। इसके अलावा अगर बात करें तो जयस के हीरालाल अलावा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। मध्य प्रदेश में गैर कांग्रेस गैर भाजपाई वाला तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी लगातार की जा रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। आदिवासी सीएम और 3 डिप्टी सीएम का फार्मूला लाने की तैयारी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमता रहा है सपा, राष्ट्रीय लोकदल, गोंगपा, जयस, इसके अलावा तमाम सारे दल, छोटे छोटे दल जुड़ रहे हैं। एमपी की सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। 123 सीटों पर एससी एसटी का गठ जोड़ बिगाड़ेगा बीजेपी कांग्रेस का गणित, ये सवाल है। कितना असर डालता है ये भी देखना होगा। एसटी एससी के लिए आरक्षित और प्रभाव वाली 123 सीटों पर मध्य प्रदेश की 35 सीटें एससी और 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 47 जो आदिवासी सीटें हैं तकरीबन 90 सीटों पर वो असर डालती हैं। 41 समान सीटों पर एससी एसटी वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं मध्य प्रदेश में। आप और एआईएमआईएम भी कर रही एमपी में पैर जमाने की कोशिश। जिस तरह से सिंगरौली से आम आदमी पार्टी ने वहां पर एंट्री दी है, एमपी में बन रहा गैर कांग्रेस गैर भाजपा वाला तीसरा मोर्चा। ये अहम सवाल है जिनका जिक्र आज के एनालिसिस में हम कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो थर्ड मोर्चा है कितना असर डालता है बीजेपी और कांग्रेस को, किस तरह से इसको लेकर नफा नुकसान है। हमारे साथ इस चर्चा के लिए 3 मेहमान होंगे जिनके साथ हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की तरफ से हमारे प्रवक्ता होंगे, हमारे साथ में बीजेपी की तरफ से होंगे और जयस के प्रवक्ता हमारे साथ में होंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ में शिवम शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता है, प्रवक्ता है। स्वागत है शिवम जी। शंकर हमारे साथ में रवि बघेल साहब हैं, जयस से है, प्रवक्ता है। आपका रवि जी स्वागत। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी साहब हमारे साथ में। शंकर लाल जी आपका स्वागत है। सबसे पहले चूंकि बात हम थर्ड मोर्चे की कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, जयस से रवि बघेल साहब हमारे साथ में है। रवि जी, क्या कुछ तैयारी है और कौन से ऐसे दल हैं जिनके साथ आप मध्य प्रदेश में 2023 का जो चुनाव है उसको लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज भोपाल के मानस भवन में जय आदिवासी युवा शक्ति जयेश के माध्यम से हम लोगों ने आज मध्य प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव में, तो जयेश ने मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर आगामी पिछले 2 वर्षों से प्लानिंग के साथ चुनाव घमासान में उतरने की तैयारी में पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए। इसके साथ साथ में जयेश ने आदिवासी अधिकार यात्रा के माध्यम से
पूरे प्रदेश के जितने भी आदिवासी बाहुल्य सीट में उसमें जन जागरूकता का जो अभियान चलाया और जयेश ने निश्चित ही जो 80 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इसमें हम लोग निश्चित ही जो जितने भी हमारे तमाम जो राजनीतिक विश्लेषण है या जितने भी हमारे राजनीतिक यूनिट जो जयेश की है उसमें पूरी टीम के साथ हम लोगों ने तैयारी के साथ पूरा मोर्चा खोला और इसी का आज ही के दिन हम लोगों के भोपाल में मानस भवन में हमारे पूरे प्रदेश के 40 जिला के जिलाध्यक्ष और प्रभारी और पूरी प्रदेश की कमेटी और उसमें हमारे राष्ट्रीय रवि कितना क्या तैयारी है? आप जिस तरह से कह रहे हैं, कितने दल आपके साथ आएंगे? क्या जयेश अकेले रहेगा या जो छोटे छोटे जिन दलों की बात की जा रही है, भीम आर्मी की बात करें, क्या उनके साथ आपका गठजोड़ हो रहा है? देखिए आज मध्य प्रदेश में 47 ऐसी सीट जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है एसटी के लिए और कुछ हमारे जैसे ओबीसी महासभा है, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, चाहे जो भीम आर्मी के संगठन है, एससी कम्युनिटीज के जो सामाजिक संगठन है, उन लोगों से भी हमारी लगातार हम लोगों ने सामूहिक एकता का जो हम लोगों ने जो मिशन में युवा नेतृत्व में दिया है, तो हम लोग निश्चित उनके साथ हमारे बैठकों का दौर चला, जिसमें आज ही की बैठक में बता दूं जिसमें अखिल भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मोनिका वट्टी जी भी आज हमारे बीच में बैठक में शामिल हुई। इसमें समता समाधान पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार जी शामिल है। इसमें तमाम ऐसे हमारे छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ हमारी बैठकों का दौर है, उन लोगों से हम लोग चर्चा की है। और तमाम दोबारा आपके पास में आता हूं। शिवम शुक्ला हमारे साथ में है। शिवम, जिस तरह से अगर बात की जाए, पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात की जाए, वो लगातार जयेश को लेकर ये कहते रहे हैं कि उनका और हमारा डीएनए एक है, लेकिन ये डीएनए आपका अलग हो रहा है। किस रूप में? आप नहीं लगता कि ये आपके लिए एक झटका है? क्योंकि 2018 के चुनाव में इसका फायदा कहीं ना कहीं आपको मिला था। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी सदैव जो भी वंचित वर्ग हैं, चाहे वह आदिवासियों का हो, पिछड़ों का हो, दलितों का हो, इनके कल्याण के लिए कार्य करती चली आ रही थी। और ऐसे में यही कारण है कि 2018 के चुनावों में भी आदिवासियों का जो इतना बड़ा संगठन जयेश है वह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ आया। उन्होंने चुनावों में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया और कांग्रेस पार्टी सत्ता तक आई भी। लेकिन जिन विचारों को लेकर के, जिन नीतियों को लेकर के, जिन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हम स्वप्न दिखा करके सत्ता तक पहुंचे थे, उनको पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक धन बल बाहुबल के प्रयोग करके हमारी सरकार को, निर्वाचित सरकार को, जो कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए काम कर रही थी, उसको गिराने का काम किया गया। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनावों में भी जो हम तैयारियां बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट होगा उसमें आदिवासियों के लिए या फिर अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हम योजनाएं लाने का काम कर रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश में 2018 से पूर्व या फिर अभी 2023 से पूर्व कोई एक दल जो निरंतर जमीन पर जा करके आदिवासियों के हित में या किसी भी वर्ग के हित के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, वो कांग्रेस पार्टी है। हमारा एक पूरे प्रदेश व्यापी संगठन है, हम हर वर्ग की लड़ाई सड़कों तक जाकर के लड़ते हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है वह कहीं ना कहीं संघर्षशील है और हमारे नेताओं की जीवटता के बल पर हमने इतने वक्त तक इन वर्गों की लड़ाई को लड़ा है। तो इस स्थिति में मुझे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं नजर आती है कि किसी तीसरे दल पर मध्य प्रदेश की जनता विश्वास करेगी। और यह बात हमें और भी समझनी होगी, जो दल आज चुनावी साल में अचानक से आकर के मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि राजनीति एक 24/7 का काम है। आपको सतत जनता के बीच में रहना होता है, आप सत्ता में हो या न हो, लेकिन शाश्वत विपक्ष होने के नाते भी आपका कर्तव्य है कि आपके जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करिए। लेकिन ऐसा कोई भी दल आपको मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देगा। आए दिन किसी न किसी दल के बारे में चर्चा होती रहती है कि यह मध्य प्रदेश में अपनी संभावनाएं संभाल रहे हैं, वह दल अपनी संभावनाएं संभाल रहा है, लेकिन इन सबका मूल उद्देश्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का है। पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता बीजेपी शंकर लाल तिवारी साहब हमारे साथ। शंकर लाल तिवारी साहब, जिनको लेकर इस चुनाव में 2023 के चुनाव में बीजेपी लंबे समय से तैयारी कर रही है, चाहे वो आदिवासियों को साधने की बात हो, चाहे वो दलितों को साधने की बात हो, लेकिन अब उसी के जो अलग अलग नुमाइंदे हैं वो एक हो रहे हैं। कितना चैलेंजिंग मानते हैं भाजपा के लिए? वस्तुस्थिति है कि पूरे देश का आलम यही है, एक अनार 100 बीमार वाली बात। पूरे देश में आप देख रहे हो, दिल्ली हो, कहीं हो, तो ये तो छोटा सा राज्य है, यहाँ वैसे भी हमेशा कांग्रेस भाजपा के बीच में ही संघर्ष रहा है। कई बार अन्य पार्टियों ने, बिहार की पार्टी लालू की तो कभी बहुत नहीं आ पाई, पर मुलायम जी की पार्टी, कभी मायावती जी की पार्टी, ये सब आती जाती रही है यहाँ। और इसके नतीजे प्रदेश की जनता ने भी देखे हैं कि किसी भी दल के असंतुष्टों की दुकान हुआ करती। मैं इन बंधुओं को, जो जयेश के बंधु हैं, इनको ये सब बातें नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भैया ठीक है, अगर उनको लगता है एक होना चाहिए
पर कमोवेश एक बात थी, एक जमाने में मैंने देखी थी कि पूरे देश के विरोधी दल गैर कांग्रेसवाद की बात करते, और आज हालात ये हैं मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, कि आज सभी पार्टियां कह रही हैं गैर भाजपा, भाजपा हटाओ, मोदी हटाओ, शिवराज हटाओ। मैं सोचता हूँ इस तरह के प्रयास पहले भी बहुत हुए, पर मध्य प्रदेश के अंदर सीधा ध्रुवीकरण है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको देखने में अभी अभी आया है चुनाव परिणामों में कि जहां भी ये छोटी पार्टियां या नई पार्टियां, ये नए ग्रुप गए, पिछली बार जेएस के लोगों ने बहुत मेहनत की, ऐसा लगा कि एक तूफान आ गया आदिवासी क्षेत्रों में, और अंत में क्या हुआ, चीरा तो कतराए खून निकला। एक भाई साहब विधायक हो गए कमलनाथ जी के पार्टी में जाकर के, और बाकी भाई साहब बेचारे भटकते रह गए। और इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रयास करना चाहिए, लोकतंत्र है, पर वो कह रहे हैं हम ओवैसी को भी अपने साथ मिला रहे हैं, आईएमएम को, MIM क्या नाम है जी, AIM, उसको भी मिला रहे हैं, पिछड़ा मोर्चा भी आपके साथ आ रहा है। तो भैया आप तो शहंशाह हो गए। लेकिन ठीक है, आप वरिष्ठ नेता हैं संगलाल तिवारी साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं और जिस क्षेत्र से आते हैं कहीं ना कहीं वहां पर बसपा का प्रभाव रहा है, और कई ऐसे अंचल रहे हैं मध्य प्रदेश में जहां पर सपा और बसपा ने असर डाला है, खासतौर पर बसपा ने असर डाला है। तो आपको नहीं लगता कि जब चूंकि बसपा और सपा की बात करें तो जिस तरह से जो स्थिति हुई है, जो हस्त्र हुआ, वो सबके सामने है, लेकिन अब जब ये संगठन खड़ा हो रहा है और जिसको फोकस बीजेपी कर रही है, आदिवासी संगठन, नहीं लगता कि आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी के लिए एक क्या नई तरीके से स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत होगी 2023 में? बहुत सही आपने कहा है। बसपा का बॉर्डर के, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के जो जिले रहे हैं उनमें असर रहा है। कई बार समाजवादी पार्टी के भी 5-7 विधायक जीते हैं, बसपा के भी जीते हैं, पर इनकी हालत भी यही हुई कि जब ये जीते तो इनने बल्दियत बदल दी, इन्हें पार्टी बदल दी, और कोई इधर गया कोई उधर गया। इन पार्टियों का चलिए सीधे रवि के पास में आता हूं। आधा सेकंड चलिए, बोलिए। मैं कुल इतना कहना चाहता था कि हमारे संभाग में तो जैस वगैरह ये बाकी की पार्टियों का कोई मतलब नहीं जी, पर प्रदेश के अंदर भी आपने देखा होगा अभी गुजरात के चुनाव हुए, अन्य जगह चुनाव हुए, ये नई पार्टियां जहां जाएंगी हमेशा बड़ा पेड़ छोटे पेड़ों को ही खाद पानी खींचता है। रवि बघेल साहब हमारे साथ में, जैस की युवा नेता है, प्रवक्ता है। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ संगलाल तिवारी साहब, आऊंगा आपके पास, दोबारा आता हूँ आपके पास में। रवि बघेल साहब, जिस तरह से भाजपा के वोटर को बदल, चलिए मैं आता हूँ संगलाल तिवारी साहब, आता हूँ, दोबारा आऊंगा आपके पास में जी। इससे मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई खतरा नहीं, हमें कोई डर नहीं है, खूब संगठित हो, लोकतंत्र में मजबूत हो। नहीं तो स्ट्रेटजी, चलिए मैं आता हूँ, स्ट्रेटजी तो रणनीति तो बदलना होगी संगलाल तिवारी साहब, बिल्कुल है, क्योंकि इस बार की जो स्थिति है, 2023 की जो स्थिति है, कहा जा रहा है कि जिस तरह का मुकाबला है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के लिए चिंता की जो लकीरें हैं वो साफ दिख रही हैं उनकी रणनीति और स्ट्रेटजी में। मैं रवि बघेल के पास में आता हूं, संगलाल तिवारी से मैं रवि बघेल के पास में आता हूं। रवि साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे एक सीएम होगा, 2 हमारे डिप्टी सीएम होंगे, 230 सीटों पर ही लड़ेंगे। देखिए, जयेश ने सीएम होगा, डिप्टी सीएम होने की घोषणा अभी तक नहीं की। हमारा जो फोकस है अभी, जो जमीन पे हम लोग विगत पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिसका परिणाम हम लोगों ने पंचायत चुनाव में देखा, जनपद जिला पंचायत चुनाव में हम लोगों ने देखा, कहीं हम लोगों ने सरपंच चुनकर आए हमारे युवा, और जिला पंचायत सदस्य चुनकर, और कई जगह जनपद अध्यक्ष भी हमारे बने। तो हम लोगों ने जो निश्चित ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी कह रहे हैं, उनके अंदर जो जयेश का जो खौफ उनके अंदर दिख रहा है कि उनके जो आदिवासी समाज में अब तक जो गुमराह करती आ रही है जितने भी दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। रही बात जयेश का कि डिप्टी सीएम और सीएम की बात, तो हम लोगों ने भी हमारे संगठन के माध्यम से हम लोगों ने भी इस टाइप से कोई घोषणा नहीं कही। हम लोगों का फोकस है कि जो हमारी 80 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ने का जो हमारा एजेंडा, और हमने साफ किया है, और हम लोगों ने ये बता दिया कि 80 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे साथ ओबीसी महासभा है, और रही बात में आदरणीय तिवारी जी को बता देना चाहिए कि हम लोग किसी भी ओबीसी की पार्टी के साथ हमारा किसी प्रकार से कोई गठबंधन नहीं हुआ है, ना हमारी
कोई आधिकारिक रूप से भी कोई मीटिंग हुई है, तो आप लोग ये झूठ का बुलंदा ना फंसवाए। हम जयेश के युवा जो आदिवासी जो समाज का जो पढ़ा लिखा नौजवान वर्ग, तिवारी जी आप सुनिए, आपकी बात हम ध्यानपूर्वक सुनिए, आप सुनिए। मैं शंकरलाल जी आऊंगा आपके पास। जयेश की जयेश के जो नौजवान युवा, जो पढ़े लिखे युवा है, जो अपने संविधान की, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को पढ़ लिख गया और उसकी बात करता है, तो इन लोगों को जो सत्ताधारी जो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति चली है, उनके पेट में दर्द होने लगा, तो इनको स्वाभाविक सी है कि इनको सत्ता जाने का खतरा है, क्योंकि ऐसे भी खरीद परोस की सत्ता चलती है, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलती। लेकिन रवि बघेल साहब 2018 की बात करें, 2018 में भी मैंने भी कई जो आपके पार्टी के कार्यक्रम थे वो मैंने कवर किए थे, और लग रहा था कि आप जो बात आज 2023 में कर रहे हैं 2018 में भी कर रहे थे कि आप मैदान में उतरेंगे, आपके कैंडिडेट खड़े होंगे, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर आपके जो सर्वोच्च नेता हैं डॉक्टर हीरालाल लावा, वो कांग्रेस में जाकर मिल गए। तो आपको नहीं लगता कि 23 में एक विश्वास का भी एक मसला होगा आपके सामने कि ये कैसे लोग विश्वास करें कि नहीं, आप तो अपने कैंडिडेट, जिस 80 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं वो उतारेंगे ही आप, क्या या फिर चुनाव आते आते कांग्रेस से जिस तरह 18 में होगा वही स्थिति 23 में बन जाए? नहीं, देखिए 2018 की बात और 2023 में आज 5 साल का डिफरेंस, और 5 साल में हम लोगों ने धरातल पे काम किया, और हम लोगों ने विधानसभा वार हम लोगों ने हमारे जो कैंडिडेट का हम लोगों ने चयन करके उनको जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने ग्राउंड तैयार किया उसका, और उसी के परिणाम स्वरूप हम लोग, आप लोग देखिए कि जिला पंचायत या जनपद पंचायत या सरपंच के चुनाव में हम लोगों ने झंडे गाड़े, चुनाव जीत के। और अभी जो हमारा है 2018 में हमारा संगठन चूंकि नया नवेला था, हम लोगों को राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन हम लोगों ने जब 2018 के बाद से हम लोग सतत हम लोगों ने हमारी तैयारियां शुरू की। जयेश में बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी सामाजिक वर्ग हम लोगों के साथ, हीरालाल अलावा के नेतृत्व में ही जयेश चुनाव लड़े। निश्चित ही डॉक्टर हीरालाल अलावा हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक है, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग स्वतंत्र रूप से इस बार चुनाव लड़ेंगे। शिवम जी के पास में शिवम शुक्ला जी हमारे साथ में। शिवम जी, जिस तरह से अगर बात जी, एक सवाल है भाई साहब राजेश जी, हाँ रवि भाई साहब से जी। 2018 में ये कह रहे हैं, मैं मानता हूँ नई नई इनकी पार्टी बनी थी, नए लोग जोश में काम कर रहे थे, पर जब आपने कहा कि वो हो गया, तो क्या 2018 में आपने कहा कि राजनीति नहीं आती थी आपको, इसलिए आप राजनीति में, तो क्या कमलनाथ की राजनीति में फंस गए क्या आप पिछली बार? इसका उत्तर तो आना चाहिए ना भैया कुछ। देखिए आज देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तो इनका सत्ता का अहंकार और घमंड है। जब आपकी शुरुआत हुई तो आप भी नए नवेले थे। चलिए शिवम जी के पास में आता हूं। शिवम जी, आप चीज चलिए मैं ले लेता हूं, शंकरलाल तिवारी साहब को बढ़ा देता हूं मैं सवाल को, मैं शिवम जी के पास में आ जाता हूं। शिवम, जिस तरह से 2018 और जयेश का साथ आपको मिला था, अभी भी कोई संभावना है? हालांकि जयेश कह रही है कि अब कांग्रेस से दूर दूर तक हमारा वास्ता नहीं है, हम उनके साथ में नहीं जाएंगे। दूसरी बात में जब रवि के पास थोड़ा वक्त मिलेगा तो भी पूछूंगा क्या अनुभव आपका रहा, क्यों नहीं आप कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे? तो क्या अभी भी संभावना तलाश रही है कांग्रेस जयेश के साथ में? देखिए, सबसे पहली बात है, हीरालाल अलावा जो इनके मुख्य संरक्षक है, नेता है, वो वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी से विधानसभा के सदस्य हैं, और चुनावों में भी 7-8 महीने का समय बचा हुआ है। तो इस वक्त क्या चीजें होंगी वो हमारी लीडरशिप तय करेगी, किस संगठन से बात करनी है, किस रूप में करनी है, वह देखा जाएगा। रही बात आदिवासी की हितों की, जयेश उनके लिए लड़ाई लड़ता था और कांग्रेस पार्टी भी वही करने वाला संगठन है। तो हमने आदिवासी वर्ग को नेतृत्व देने के उद्देश्य से 2018 के चुनावों में इनके साथ जो भी हमारा एक वैचारिक गठबंधन था उसको किया, और इसके बाद हमने इनके कई प्रत्याशियों को चुनावों में भी उतारा और उनको नेतृत्व देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का आगे भी मानना है कि हम कहीं ना कहीं हर वर्ग को उसका जो नेतृत्व में स्थान है उसको मिलना चाहिए, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह भी एक बात है कि जब पिछले 2018 के बाद से जब हमारी सरकार 2020 में गिरा दी गई, उसके बाद जब भी आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा जमीन तक जाकर के लड़ाई लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी है। फिर चाहे वह आप नेमावर की घटना ले लीजिए या फिर जब वह कारम बांध टूटा था तब ले लीजिए, कांग्रेस के ही जो विधायक है पांचीलाल मेढ़ा, उन्होंने किस स्तर का संघर्ष किया था, और जब कहीं ना कहीं नेमावर की घटना हुई थी तो राजभवन का घेराव कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी तो सतत तरीके से आदिवासियों के साथ संपर्क और संवाद स्थापित करके अपनी राजनीति कर रही है। तो ऐसे में मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि जैसा पिछले चुनावों में 47 आदिवासी सीटों में से 30 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पास आई थी, इस चुनाव में भी आदिवासी वर्ग का जो वोटर है एकमात्र दल को ही चुनेगा जिसने कहीं ना कहीं उनके वर्ग का सबसे ज्यादा उत्थान करने का काम किया है। चाहे वह तेंदुपत्ता के जो श्रमिक है उनकी राशि बढ़ाने का मामला हो, या अन्य भी जो कई प्रकार की योजनाएं चलाने की बात है, कमलनाथ
सरकार ने अपने 18-20 महीने के कार्यकाल में उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया था। आगे भी हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग या फिर जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, इनके लिए कई महत्वपूर्ण चीजों को शामिल किया गया है। और कमलनाथ जी एक विजनरी नेता हैं, वह हर वर्ग के बारे में कई वर्षों की आगे की सोच रखते हैं और इस प्रकार की कहीं ना कहीं जाति के आधार पर राजनीति करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हमें यह बात समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। और रही बात इनके साथ गठबंधन की, उसके बारे में हमारा नेतृत्व अभी भी बातचीत। शंकर लाल तिवारी साहब, जिस तरह ठीक है आप बीजेपी या फिर आप नहीं कहते कि इनसे कोई खतरा है या ये कोई चुनौती है, मेरा दूसरा सवाल इस बात को लेकर है। जो एक बीजेपी की एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी रही है, कहीं ना सामाजिक समरसता की लगातार बात होती रही है, लेकिन अब कुछ दिनों से जिस तरह से बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है, जो जातियां हैं, जातियों में जो उपजातियां हैं और अलग अलग जातियों के बोर्ड, फिर बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, क्या ये इसी चुनौती या इसी चिंता का परिणाम नहीं है शंकर लाल तिवारी साहब? देखिए, जब अपन सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक का दूसरा बटा ये होगा कि भैया जो अन्य तमाम प्रकार के वर्ग हैं, जातियां हैं, संप्रदाय हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, इनके बीच में समन्वय, इनके बीच में प्रेम, इनके बीच में बराबरी का भाव ये पैदा कर रहा है। अब समाज के लोगों ने अभी बुलाया, मैं आपने समाज की बात की, अभी कमलनाथ जी समाज के नेताओं के पास चूंकि अब इतने पदों की आकांक्षा को यह पूर्ति करना चाहते हैं, चुनाव से पूर्व कहीं ना कहीं कर्नाटका वाली स्थिति इनको यहाँ भी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं विधायकों की कहीं भगदड़ हो सकती है। कई सिंधिया गुट के नेता भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो वह इनकी पार्टी को छोड़ करके दूसरे दलों में जाकर के अपना भविष्य तलाशेंगे, क्योंकि इनके यहाँ जो कार्यकर्ता दरी बिछाता है उसका कितना सम्मान किया जाता है आप सब देख रहे हैं। सिंधिया जी के जाने के बाद आज यहाँ कांग्रेस पार्टी से गए हुए लोग वहां पे प्रभावशाली हैं। भारतीय जनता पार्टी यह चीज को समझ चुकी है कि अगर चुनावों से पहले कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को, शंकर लाल तिवारी साहब को बोलने दीजिए। शंकर लाल बोलिए सर, बोलिए। जब ये बोल रहे हैं तो हम तो नहीं बोलिए सर, आदरणीय बोलिए शंकर लाल तिवारी साहब, चला रहे बोलिए शंकर लाल तिवारी साहब, बोलिए। भाई साहब पिछले समय बोल रहे थे चलिए कि हमने जयस से समझौता किया, उनके लोगों को टिकट दिया, एकमात्र एक विधायक बनाया हीरालाल जी को। ये कह रहे थे कि हमने आदिवासियों को, दलितों को नेतृत्व देने का काम किया। मेरा आरोप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आज की राजनीति की बात मत करो, कांग्रेस का 60 साल का इतिहास है। सुभाष सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, सुभाष यादव मुख्यमंत्री बनने वाले थे, पर तुमने अर्जुन सिंह को बनाया, दिग्विजय सिंह को बनाया, और तुम कह रहे हो जगजीवन राम की दुर्गत करने वाले, अम्बेडकर के खिलाफ, बाबा साहब। चलिए, वक्त की चूंकि कमी है शंकर लाल तिवारी साहब, वक्त की चूंकि कमी है, मैं ये रवि, मैं जयस के मतलब जयस से रिलेटेड एक सवाल कर लेता हूं, 30 सेकंड में जाऊंगा जवाब। रवि, मेरा ये कहना है कि आप कांग्रेस में गए थे, क्या अनुभव आपका कांग्रेस में रहा? और दूसरी तरफ आप कांग्रेस में गए थे, क्या अनुभव आपका कांग्रेस में रहा? दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि बीजेपी सरकार भी तमाम आदिवासियों को लेकर फोकस है, तमाम सारी चीजें कर रही है, क्या वो नाकाफी नहीं है? संक्षेप में देखिए, कांग्रेस पार्टी से हम लोगों ने कुछ हमारे मांगों को लेकर, कुछ एजेंडों को लेकर हम लोगों ने गठबंधन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी जयेश के साथ और आदिवासी समाज के साथ वादा खिलाफी किया है, जिसको लेकर हम लोगों ने इस बार जो 2023 में स्वतंत्र रूप से जाने का निर्णय लिया। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से आदिवासी समाज का शोषित किया, उनको दबाया, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है उसमें देख लो, महू की घटना हो, नेमावर की घटना हो, 10-10 फीट गड्ढे में गाड़ा, उसके साथ साथ आप गुना की घटना ले लो, हमारी बहन को जिंदा जला दिया, साथ में खरगोन की खेरकुंडी की घटना ले, आज बुरहानपुर की घटना ले, तो आप ये किस प्रकार से और आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करे, तो आप इतने सालों से, आप 15 सालों से सत्ता में, तब आपको आदिवासियों की जयंती याद क्यों नहीं है? आदिवासी क्रांतिकारी याद क्यों नहीं है? आज आपको क्यों क्रांतिकारी याद? क्योंकि आप आदिवासी समाज का जो पढ़ा लिखा नौजवान आपसे छुटकने लगा है, क्योंकि वो अपने अधिकारों को जानने लगा, सत्ता में जाने की बात करे, इसलिए आप लोगों को चिंता सताने लगे। और यही बात कांग्रेस पार्टी ने भी जो 2018 में वादा खिलाफी किया था, इसके साथ जयेश इसके साथ, इसलिए 2023 में और 24 में अपने रूप से जाएगा। जी 10 सेकंड लूंगा, बस 10 सेकंड का समय नहीं है। शिवम जी, कांग्रेस पार्टी को अल्प समय मिला, लेकिन उसमें उन्होंने कई सारी योजनाएं ला करके जितना ज्यादा जिस वर्ग का कल्याण हो सकता था उसको करने का प्रयास किया। अगर सरकार आगे रहती तो 5 साल में चलिए, तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करूंगा। तो तीसरे मोर्चे की जो आहट है मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की सियासत में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और यही देखना होगा कि ये तीसरा मोर्चा किसको नफा, किसको नुकसान पहुंचाता है, या फिर कितनी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति सियासत में उभरता है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।